आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन, लॉ पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना और मैं आपको आज बताने जाऊंगी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। साथियों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये 1872 का है और इसके इंट्रोडक्शन से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आज डिस्कस करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इस अधिनियम के बारे में जो है वो है इसकी प्रकृति। साक्ष्य विधि प्रक्रियात्मक विधि है। प्रक्रियात्मक विधि का अर्थ है कि जो भी सारभूत विधि में हमें आधारभूत दायित्व और हमारे अधिकार दिए जाते हैं, उनके प्रवर्तन के लिए हमें न्यायालय में जाना पड़ता है। तो उन अधिकारों और दायित्वों का प्रवर्तन न्यायालय किस प्रक्रिया को अपनाकर करेगा, यह जो विधि है ये प्रक्रियात्मक विधि में बताया जाता है। तो साक्ष्य विधि प्रक्रियात्मक विधि का एक पार्ट है। इसी तरह इसकी एक प्रकृति और है कि यह भूतलक्षी प्रभाव रखती है। भूतलक्षी प्रभाव यानी रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट। भूतलक्षी प्रभाव का अर्थ हम इस तरह से जानेंगे कि जैसे यदि कोई विधि जिस दिन से लागू होती है उस दिन अगर न्यायालय में कोई भी कार्यवाही पेंडिंग है तो उस पर वह विधि तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी। चूँकि ये प्रक्रियात्मक विधि है इसलिए ये भूतलक्षी प्रभाव रखती है। दोस्तों, सारभूत विधि का प्रभाव भूतलक्षी नहीं होता है। इसके अतिरिक्त एक तीसरी इसकी विशेषता ये है कि यह विधि अपने आप में पूर्ण नहीं है। इसका मतलब कि साक्ष्य विधि में जितने भी सिद्धांतों को, जितने भी नियमों को इसमें समेकित किया है, लेकिन उसके बावजूद भी यह साक्ष्य अधिनियम अपने आप में पूर्ण नहीं है। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं उस हिसाब से इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अब इसकी हम प्रकृति के एक और महत्वपूर्ण पॉइंट पर आते हैं। साक्ष्य विधि लेक्स फॉरी विधि है। लेक्स फॉरी का मतलब है देशीय विधि। ये एक लैटिन मैक्सिम है। इसका अर्थ हम इस प्रकार से समझते हैं कि जिस स्थान पर कार्रवाई होती है उस स्थान की साक्ष्य विधि के नियम लागू होते हैं। जैसे इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो कि एक ए और बी में एक संविदा हुई भारत में, लेकिन उसकी पालना की जानी थी इंग्लैंड में। अब उसकी पालना नहीं की गई तो संविदा के उल्लंघन के लिए नुकसानी का वाद इंग्लैंड में चलाया जाता है। अब इंग्लैंड के न्यायालय में एविडेंस लेना ज़रूरी होने पर उसका एविडेंस अगर हम भारत में लेते हैं तो भारत में जब हम उसका एविडेंस लेते हैं कमीशन के थ्रू, तो एविडेंस लेते समय भारत की साक्ष्य विधि के नियम लागू नहीं होंगे क्योंकि कार्यवाही इंग्लैंड में चल रही है, अतः इंग्लैंड की साक्ष्य विधि के नियम लागू होंगे। ऐसे ही अगर इसका हम वाइस वर्सा एग्जाम्पल लेते हैं कि संविदा तो इंग्लैंड में हुई लेकिन कार्यवाहियाँ भारत में चल रही हैं और अब उसके लिए कमीशन पर साक्ष्य हमको इंग्लैंड से लेना है, तब फिर वहाँ पर साक्ष्य लेते समय इंग्लैंड के साक्ष्य विधि के नियम अप्लाई नहीं होंगे, भारत के साक्ष्य विधि के नियम अप्लाई होंगे। ये इसलिए क्योंकि अब इस समय कार्यवाहियाँ भारत के न्यायालय में चल रही हैं। तो इस प्रकार जिस स्थान पर कार्यवाही होती है उसी स्थान की साक्ष्य विधि के नियम लागू होते हैं। पांचवा जो इसका महत्वपूर्ण प्रकृति से संबंधित इसका टॉपिक है वो है कि ये साक्ष्य अधिनियम सिविल और आपराधिक दोनों मामलों पर, दोनों मुकदमों पर लागू होता है। प्राय यह देखा जाता है कि जो एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं वो ये समझते हैं कि साक्ष्य विधि सिर्फ आपराधिक मुकदमों पर ही लागू होती है। ऐसा नहीं है। सिविल और आपराधिक दोनों मुकदमों में साक्ष्य अधिनियम लागू होता है। अब जो इसका महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आरजेएस या अन्य जुडिशियल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। प्राय देखा जाता है कि स्टूडेंट्स इसका जो किसी भी एक्ट का उद्देश्य या उसका निर्वचन खंड है उसको पढ़ने से छोड़ देते हैं कि ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जितना इम्पॉर्टेंट पूरा एक्ट है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसका आगे का ऑब्जेक्ट है, वो पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं।
तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के शुरुआत में बेयर एक्ट के ऊपर एक उद्देशिका दी जाती है, जिसमें ये बताया जाता है कि इस एक्ट को किस लिए बनाया गया, इसकी क्या आवश्यकता थी। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य है वो विधियों का समेकन करना, अर्थात कंसोलिडेट करना, परिभाषित करना, संशोधन करना है। अब समेकन करने से अभिप्राय है कि साक्ष्य विधि के पूर्व पहले जितने भी नियम साक्ष्य के चलते थे या इंग्लिश विधि के नियम थे, उन सब नियमों को कंसोलिडेट करके इस अधिनियम को बनाया गया है। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि साक्ष्य विधि से पहले भारत में ब्रिटिश साक्ष्य नियमों की पालना की जाती थी। उसके बाद सबसे पहले सर जेम्स स्टीफेंस ने साक्ष्य विधि का प्रारूप तैयार किया था, जिस पर ही हमारा साक्ष्य अधिनियम आधारित है। फिर इसमें दूसरा उद्देश्य बताया है कि परिभाषित करना। तो साक्ष्य अधिनियम में एक निर्वचन खंड दिया गया है जहाँ पर कुछ शब्दों को परिभाषित किया गया है जिनको और कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त इसका एक तीसरा उद्देश्य बताया गया है संशोधन करना। तो मैंने जैसा पहले बताया कि ये साक्ष्य अधिनियम अपने आप में पूर्ण नहीं है, इसलिए समय समय पर इसमें संशोधन करने का प्रावधान भी रखा गया है। अब हम चलते हैं महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर। पूरा साक्ष्य अधिनियम 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें से पहला सिद्धांत है कि साक्ष्य को विवाद्य तथ्य तक ही सीमित होना चाहिए। एविडेंस मस्ट बी कन्फाइंड टू द मैटर इन इशू। ये इसका जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इस बिंदु की यह है कि अगर कोई केस न्यायालय में चलता है तो उस न्यायालय में हर केस के उन्हीं तथ्यों को पेश किया जाएगा जो कि उससे रेलेवेंट हो। अगर ऐसा ना किया जाए तो टाइम अनलिमिटेड लगेगा और बेकार की चीज़ों में वक्त ज़ाया होगा। अतः इसको लिमिटेड करने के लिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सिद्धांत लाया गया, जिसमें ये कहा गया कि साक्ष्य सिर्फ विवाद्य तथ्य तक ही सीमित होगा, यानी जो डिस्प्यूटेड फैक्ट है उससे रिलेटेड एविडेंस ही दिया जाएगा और एविडेंस नहीं लिया जाएगा। उसके बाद हम आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण सिद्धांत पर, जिसमें ये कहा गया है कि सर्वोत्तम साक्ष्य पेश किया जाना चाहिए। बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन। साक्ष्य विधि का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अनुसार यदि किसी भी विषय पर दस्तावेजी साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य है तो हम मौखिक साक्ष्य की अपेक्षा दस्तावेजी साक्ष्य को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी तरह यदि दस्तावेजी साक्ष्य में हमारे पास प्राथमिक साक्ष्य यानी मूल दस्तावेज है, तब हम सिर्फ मूल दस्तावेज को ही ग्राह्य बनाएंगे। अगर मूल दस्तावेज किसी कारण से गुम हो गया है या मिल नहीं सकता, तब उस कंडीशन में उसका द्वितीयक साक्ष्य देने की आज्ञा कोर्ट देता है। ये इस कारण से है क्योंकि ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हमेशा सर्वोत्तम साक्ष्य पेश किया जाएगा। सर्वोत्तम यानी सबसे उत्तम प्रकृति का साक्ष्य वो नहीं होगा, उसी कंडीशन में हम दूसरा गौण साक्ष्य पेश कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक तीसरा महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है जिस पर ये पूरा अधिनियम आधारित है वो है अनुचित साक्ष्य अग्राह्य है, अर्थात हियरसे एविडेंस एडमिटेड नहीं है। हियरसे एविडेंस यानी सुनी सुनाई बात। अगर किसी व्यक्ति ने किसी घटना को होते हुए देखा है तो वही व्यक्ति उस घटना के बारे में साक्ष्य दे सकता है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने उस घटना को होते हुए नहीं देखा बल्कि जिसने घटना देखी है उससे उसके बारे में सुना है, तो ऐसा व्यक्ति अगर साक्ष्य देने आता है तो इसको अनुचित साक्ष्य की श्रेणी में रखा जाता है, जो सामान्यतः अग्राह्य होता है। लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आगे चलकर हम देखेंगे कि कुछ इसके अपवाद भी है जहाँ पर अनुचित साक्ष्य को ग्राह्य बनाया गया है, लेकिन साधारण रूप से यह एक सिद्धांत है कि अनुचित साक्ष्य अग्राह्य है। इसका हम बाद में डिटेल से अध्ययन करेंगे आगे के वीडियोज़ में।
अब हम चलते हैं इसके प्रवर्तन और विस्तार पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो प्रारूप है वो सर जेम्स स्टीफन ने तैयार किया था। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आईपीसी जो है, भारतीय दंड संहिता, उसका प्रारूप लॉर्ड मैकॉले ने तैयार किया था। तो जब क्वेश्चंस आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या आंसर था, इसलिए इसका मैं एक आपको छोटा सा एक टिप बताना चाहूँगी कि आप इसे कैसे याद करें। एक ट्रिक है, इसमें प्रारूप जो है एविडेंस का स्टीफन ने तैयार किया, तो एविडेंस को हम एवोपरेशन से लिंक करके याद कर सकते हैं। एवोपरेशन से स्टीम निकलती है, तो एविडेंस और स्टीफेंस ऐसे करके हम उसको लिंक कर सकते हैं, जिससे हमें ये याद रहेगा। इसके बाद हम आते हैं एविडेंस एक्ट के प्रवर्तन की दिनांक, जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो प्रवर्तन की दिनांक यानी जिस दिन से ये एविडेंस एक्ट लागू हुआ था, तो ये 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था। अब दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है इसका विस्तार, अर्थात कहाँ कहाँ ये लागू किया जा सकता है और कहाँ ये लागू नहीं होता है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू होता है, परंतु जम्मू कश्मीर के सिवाय। इसी तरह सेना न्यायालयों की कोर्ट मार्शल की कार्यवाहियों पर भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है, परंतु इसमें भी एक अपवाद दे रखा है। उसके अनुसार आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, एयरफोर्स एक्ट के अधीन जो गठित सेना न्यायालय हैं, उन न्यायालयों की कोर्ट मार्शल की कार्यवाहियों के अतिरिक्त अन्य सेना न्यायालयों की कोर्ट मार्शल की कार्यवाहियों पर ये लागू होता है। साथ ही सभी न्यायिक कार्यवाहियों पर भी साक्ष्य अधिनियम लागू होता है, लेकिन शपथ पत्रों पर, मध्यस्थ की कार्यवाहियों पर, विभागीय कार्यवाहियों पर, प्रशासनिक कार्यवाहियों पर और सभी न्यायिक पूर्व कार्यवाही यानी न्यायिकेतर कार्यवाहियों पर और न्यायालय की अवमानना की कार्यवाहियों पर ये लागू नहीं होता है। शपथ पत्रों पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है, ये एक सामान्य नियम है, लेकिन इसी के नीचे कुछ अपवाद मैंने लिख रखे हैं। उसके अनुसार सीपीसी के आदेश 19 के रूल 1 व 2 में, जहां पर न्यायालय स्वयं शपथ पत्रों पर साक्ष्य देने की अनुज्ञा देता हो, या सीआरपीसी में सेक्शन 295 और 296 सेक्शन में ये कह रखा है कि औपचारिक साक्ष्य शपथ पत्र पर दिया जा सकता है। इन दो अपवादों के सिवाय शपथ पत्रों पर साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता है। अब हम आते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के इंडेक्स पर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल अध्याय हैं 11 और कुल सेक्शन है 167। भारतीय साक्ष्य अधिनियम को कुल 3 भागों में बांटा गया है। भाग ए जो सेक्शन 1 से 55 तक है, भाग 2 जो सेक्शन 56 से लेकर 100 तक है, और भाग 3 जो सेक्शन 101 से 167 तक है। इंडेक्स को पढ़ने का उद्देश्य यह होता है कि जब हम किसी भी एक्ट की इंडेक्स को बहुत अच्छे से और ध्यान से पढ़ते हैं तो आधा एक्ट तो हमें वहीं पर ही याद हो जाता है। इंडेक्स में से भी कुछ क्वेश्चंस हमारे निकलते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हम इंडेक्स को ध्यान से पढ़ें तो हमारे को एक्ट पढ़ने में बहुत ही आसानी महसूस होती है। तो मैंने जैसा बताया कि इसमें कुल 1 से लेकर 167 तक के सेक्शंस कवर होते हैं। अब हम भाग 1 पर ध्यान देते हैं। भाग 1 में सेक्शन 1 से लेकर 55 तक के सेक्शन हैं, और भाग 1 की जो हेडिंग है वो है तथ्यों की सुसंगति। अब इसमें हम देखते हैं कि 11 में से कुल 2 अध्याय वो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ये भाग 1 के पार्ट हैं, जिसमें से चैप्टर 1 प्रारंभिक को बताता है, जिसमें सेक्शन 1 से लेकर 4 तक के सेक्शन कवर होते हैं। उसके बाद चैप्टर 2 है
जो तथ्यों की सुसंगति के बारे में है। ये चैप्टर में सेक्शन 5 से लेकर 55 तक सेक्शन दिए गए हैं। ये सबसे बड़ा चैप्टर है इस एक्ट का, जिसमें टोटल सेक्शन है 51। ये जो चैप्टर 2 है वो इंडियन एविडेंस एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इसमें तथ्यों की सुसंगति के बारे में बताया गया है। सुसंगति से अभिप्राय है कि कोई भी तथ्य दूसरे तथ्य से किस तरह से रिलेट करेगा। सुसंगति के बारे में जो पूरा 5 से लेकर 55 तक के प्रावधान हैं, वो अगर किसी विद्यार्थी ने अच्छे से पढ़ लिए हैं तो उसका साक्ष्य अधिनियम पर कमांड हो जाएगा। इसको समझाने के लिए मैं अगले वीडियो में आपको विस्तार से इसके बारे में बताऊंगी। अब हम चलते हैं इसके भाग 2 में। भाग 2 में सेक्शन 56 से लेकर 100 तक के सेक्शन कवर किए गए हैं, जिसमें कुल 4 अध्याय हैं। भाग 2 की हेडिंग है सबूत के विषय में, जिसमें चैप्टर 3, 4, 5 व 6 आते हैं। चैप्टर 3 में तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, जो सेक्शन 56 से लेकर सेक्शन 58 तक कवर करता है। इसके बाद चैप्टर 4 है, जो मौखिक साक्ष्य के बारे में बताता है। इसमें कुल 2 सेक्शन हैं, 59 और 60। उसके बाद चैप्टर 5 जो दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में बताता है। इसमें 61 से लेकर 90 तक सेक्शन है। उसके बाद है चैप्टर 6 जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के नियमों के बारे में बताता है। इसमें सेक्शन 91 से लेकर सेक्शन 100 तक के सेक्शन कवर किए गए हैं। उसके बाद पार्ट 3 है, जिसमें 101 से लेकर 167 तक के सेक्शन हैं। इसका जो हेडिंग दी गई है वो है साक्ष्य का पेश किया जाना और उसका प्रभाव। इसमें कुल 5 चैप्टर दिए गए हैं, जिसमें चैप्टर 7 सबूत के भार के विषय में बताता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है, और इसमें कुछ उदाहरणाएँ भी दी गई हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिसके इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 101 से 114 तक कवर करता है। उसके बाद चैप्टर 8 है विबंध, जो 115 से लेकर 117 तक सेक्शन है। विबंध का चैप्टर अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा एविडेंस एक्ट प्रक्रियात्मक विधि है, परंतु इसका ये चैप्टर सारभूत विधि से संबंधित है, तो इस पर भी क्वेश्चन ज़रूर आता है। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर 9 पे, जो साक्ष्यों के विषय के बारे में बताता है। ये 118 से लेकर 134 तक कवर करता है। उसके बाद है चैप्टर 10 जो साक्ष्यों की परीक्षा के विषय में बताता है। ये है 135 से लेकर 166 तक। अब आता है अध्याय 11। इसमें एक ही सेक्शन है, सेक्शन 167। ये इस एक्ट का सबसे छोटा चैप्टर है, जिसमें एक सेक्शन है साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में। तो इस तरह से पूरे एविडेंस एक्ट को कुल 11 अध्यायों में और 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जब भी हम किसी एक्ट को पढ़ते हैं तो हमें हमेशा उसका उद्देश्य और उसका इंट्रोडक्शन ज़रूर पढ़ना चाहिए, और साथ ही साथ उसके इंडेक्स पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। इससे हमें उस एक्ट को पढ़ने में काफ़ी मदद मिलती है। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी की डिटेल हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखकर मुझे बताएं कि आप आगे और मेरे वीडियोज़ में क्या देखना चाहेंगे। थैंक यू।